नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जहां पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां अब मृत्यु का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कमी लगातार बनी हुई है और देश में अगर हम बात करें क्रिटिकल केयर बेड्स की संख्या कम होने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोविड पेशेंट है तो दूसरी तरफ ऐसे पेशेंट हैं जिनको इलाज चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा। ऐसे पेशेंट जैसे कैंसर पेशेंट की हम बात करें, किडनी पेशेंट की बात करें, हार्ट पेशेंट की बात करें। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर अंशुमन जी, जो कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज 18 में। सर, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिस तरीके से अभी कोविड पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, डेथ भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप एक कैंसर सर्जन हैं, जिस तरीके से आप पहले पेशेंट को देख पा रहे थे, क्या अभी भी रफ्तार वैसी है, वैसी ही सर्जरियां चल रही हैं? देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा टच किया है और मैं मानता हूं कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम के चैनल या सरकार में बैठे लोग, उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। अब नया भी नहीं रहा, आए हुए 1.25 साल से ऊपर हो गए। पिछले साल भी लॉकडाउन के दरमियान जब सारे अस्पताल को कोरोना का इलाज करने में लगाया गया था और गाड़ियां बंद कर दी गई थी, तो न जाने कितने लोग कैंसर के रोगी जिनका इलाज चल रहा था या जिनको हाल फिलहाल में पता चला था, दुर्भाग्यवश उनका एडवांस स्टेज हो गया और कई लोगों की जान भी चली गई। तो पिछली बार लोगों को लग रहा था कि नया वायरस है, वर्ल्ड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आई है। इस वायरस ने आपको 1.25 साल का टाइम दिया, जिसमें 4 लॉकडाउन कंप्लीट, उसके बाद ढीले ढीले करके अलग अलग स्टेप में खोला। लॉकडाउन के जो उद्देश्य थे उस समय, मिटिगेशन मतलब वायरस के संक्रमण के दर को धीमा कर देना, जिसको कहते हैं अल्पीकरण। प्रिपेयर्डनेस मतलब अस्पताल की तैयारी, ऑक्सीजन, बेड, आईसीयू और ट्रायजिंग एक सिस्टम होता है। ट्रायजिंग का मतलब ये है कि किस कोरोना के मरीज को कितनी ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, किसको आईसीयू की जरूरत है, किसको सिंपल वार्ड में एडमिट रहना है। इसकी कोई प्लानिंग नहीं रही और हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से किया। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश ने किया था कि अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हैं आप और कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना है, घर पे नहीं रहना है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये बिल्कुल गलत डिसीजन था। उस समय भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ। आज फिर से उसी चीज को कन्वर्ट करके अपने होम आइसोलेशन में बदला। नतीजा क्या हुआ कि जिनको एक्चुअल बेड की जरूरत थी उनको अब बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस दरमियान और क्या हुआ, क्योंकि अति गंभीर बीमारियों के इलाज भारत में हर राज्य में सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग इलाज कराने कैंसर का दिल्ली या मुंबई जाते हैं। उन लोगों का इलाज सफर करने लगा और वाकई कैंसर के स्टेज एडवांस भी हुए और दुर्भाग्यवश कई लोगों की जान चली गई। तो देखिए, इसको मुहावरे में अगर कहें कि जो इंतजाम आज भारत में है कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, उसको मुहावरे में कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन वो जीरा भी कहाँ से आया है? बाकी अति गंभीर बीमारियों का इलाज बंद करके, सारे ओपीडी, सारे संस्थान बंद करके, कैंसर सर्जरी धीमी करके, बहुत छोड़ नहीं सकते हैं, तब जाके आपको जीरा मिला। मतलब क्या पूरे साल कोई तैयारी नहीं हुई? पूरे साल ये नहीं हुआ। और दूसरी बात अति महत्वपूर्ण है, कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, अधिकतम लोग ठीक होते हैं, लेकिन कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इलाज ना हो पाना एक ये दर्शाता है कि हम इतने 73 साल आजादी के बाद हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे लोग सोचते हैं कि एक मौकरी चल रही है। ये कोई हेल्थ मैनेजमेंट नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, हम लगातार आपसे बात करते रहे हैं। पिछले साल भी जब ये नया वायरस आया था और हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, आप लगातार ये कह रहे थे सरकार के लोगों से कि ये अभी थमा नहीं है, आगे भी और घातक हो सकता है अगर हमने इसको समय रहते रोका नहीं। लेकिन ये बात उस समय शायद सत्ता में बैठे लोगों को समझ नहीं आई। आपने अलग अलग मीडिया के माध्यम से ये बात रखी, लोगों ने सुना
और अनसुना कर दिया। लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आ गई है जिस तरीके से हालात हैं। अगर हम कहें, क्योंकि ये आज प्रोग्राम कैंसर पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि वो भी इस स्टेज में है कि वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए डर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं कैंसर के जिनको कोविड हुआ है? बिल्कुल। मैंने मेरे हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज की व्यवस्था हमने सेपरेट रखी है, जिसको हम कहते हैं अलग विंग रखना, अलग ऑक्सीजन सप्लाई रखना, अलग सब कुछ रखना, और कोरोना मैनेजमेंट का जिसको कोविड वार्ड कहते हैं उसको अलग रखा है। ये तो ठीक है, आपने वार्ड सेपरेट कर लिया, लेकिन कई रोगी ऐसे होते हैं, और ये बहुत ही आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि उदाहरण के तौर पे मैंने मरीज को आज देखा, सारी तैयारी हो गई, स्टेज कैंसर के स्टेज से पता चला कि इनको ऑपरेशन की जरूरत है, और मेरे देखने के बाद वो मरीज जाता है अपना आरटी-पीसीआर कोविड कराने के लिए, क्योंकि एक मैंडेटरी प्रोटोकॉल हो गया, किसी का ऑपरेशन से पहले कोविड टेस्ट कराओ। पता चलता है वो मरीज पॉजिटिव है। फिर उस मरीज का इलाज या होम आइसोलेशन या क्वारंटीन जैसी स्थिति है, अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जाता है, फिर उसका कैंसर का इलाज होता है। ये काफी हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ऑपरेशन या कीमोथेरेपी के दरमियान मरीज आता है इलाज कराने, इलाज करा के वापस जाता है, तो ओब्वियसली एक्सपोज तो है ही है। तो इलाज के बाद भी, इलाज के दरमियान भी कोविड का संक्रमण हुआ। दुर्भाग्यवश कोविड में जानलेवा जो तकलीफें आ रही है उसमें ऐसे ही मरीजों में आ रही है कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या इस तरह कोई अति गंभीर बीमारी जिससे उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमजोर था। तो इसकी दुर्व्यवस्था ऐसे समझी जाए कि आपको अति गंभीर बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से चलने देना था, और इसके कोरोना मैनेजमेंट के लिए टेम्पररी हॉस्पिटल्स अलग बना लेते जो बिल्कुल इससे कट ऑफ रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर, एक बात सब लोगों के जहन में आ रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि सीटी स्कैन कराना काफी घातक है, इससे कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है। हालांकि अब देखा ये जा रहा है जिनको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो रहा है वो अपना सीटी स्कैन करवा रहे हैं, अपना एक्सरे करवा रहे हैं। ये कितना सही है कि एक्सरे करवाने के बाद या सीटी स्कैन करवाने के बाद कैंसर पेशेंट बन सकता है? इसको समझने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा, एक्सरे सीटी स्कैन में जो रेज होता है उसका बहुत डोज का एक्सपोजर हो जाए या बार बार एक्सपोजर हो जाए, तो जिस हिस्से में एक्सरे या किरण वहां पहुंच रही है उस जगह के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, ये सच है। लेकिन पहली बात कि अब जो सीटी स्कैन किया जाए, LDCT बोलते हैं, लो डोज सीटी स्कैन, जिसमें रेडिएशन की डोज कम जाती है। दूसरी बात, मरीज अपने आप से जाके सीटी स्कैन ना कराए। मैंने बहुत सुना है कि आरटी-पीसीआर निगेटिव है और मरीज ने जाके अपनी मर्जी सीटी स्कैन करा लिया, तो सीटी स्कैन को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सीटी स्कैन नहीं होगा। कारण क्या है, मरीज पहले या दूसरे दिन जाके सीटी स्कैन कराता है, उसमें फेफड़े में कोई भी तकलीफ नहीं दिखेगी। 7 से 10 दिन के बाद अगर तकलीफ आनी है तो फेफड़े में आती है। तो इस पे क्या गाइडलाइन होना चाहिए? बिना प्रिस्क्रिप्शन के सीटी स्कैन नहीं होगा। सीटी स्कैन की जरूरत जब होगी तो डॉक्टर जब जरूरत समझेगा तब सीटी स्कैन लिखेगा, तब कराएं आप, और उसके बाद फॉलो अप में रिपीटेड सीटी स्कैन ना कराएं। कहने का मतलब, सीटी स्कैन इसके आउटकम को, रिकवरी को या लंग इंजरी को देखने के लिए एक अच्छी टाइम टेस्टेड सुरक्षित व्यवस्था है, सुरक्षित मशीन है, लेकिन उसका एक्सेसिव इस्तेमाल से खराबी भी हो सकती है। सर, जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी आने वाले दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं, कितनी सच्चाई है? और बोला जा रहा है कि हम लोगों को कम से कम 1.5 लाख डॉक्टर्स और 2 लाख नर्सेस की जरूरत पड़ेगी। अब देखा है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो, हर किसी को इस जंग में झोंका जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? आप हमेशा, मैं बार बार यही कहूंगी, आपने हमेशा ये मुद्दा, चाहे वो नेशनल टीवी में हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, आपने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि हमें आने वाले दिनों के लिए तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी नहीं हो पाई, हालात सबके सामने हैं। देखिए, इसको देखने का एक नजरिया बदलना पड़ेगा। पिछले साल ही कई चैनल पे और आपके चैनल पे भी मैंने बोला था, हेल्थ कमांडो का एक मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया था, जिसमें अलग अलग राज्य से डॉक्टरों ने वॉलंटरी
ये कहा था कि अगर सरकार को जरूरत है तो हम मदद देने को तैयार हैं एज ए मेडिकल एक्सपर्ट। सर, यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जिस तरीके से अगर हम दिल्ली में अलग अलग जगहों की बात करें, हर जगह कोविड सेंटर बनाए गए हैं। आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने एक कोविड सेंटर छतरपुर में फोन किया। वहां पर मैंने वहां की स्थिति जानने की कोशिश करी कि क्या स्थिति है। तो सब पहली बात तो काफी देर तक वहां पे फोन मिलाती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर वहां के डीएसओ को फोन मिलाया, उन्होंने मुझे एक नंबर प्रोवाइड किया और मैंने उन नंबरों पे फोन किया। तो वहां पे एक सज्जन फोन मिलाते हैं, तो उठाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे बोला कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या हम आपके कोविड सेंटर में ला सकते हैं? तो उन्होंने साफ ये कहा कि मैम, आप यहाँ पर अगर 92 है आप तब लेकर आइए, अदरवाइज मत लेकर आइए। और आप अपने अपने भरोसे पे लेकर आइए, यहाँ के भरोसे पे नहीं। तो सर, ये 92 को भी क्या जरूरत है कि वो कोविड सेंटरों में एडमिट होगा? ये जिस तरीके की लापरवाही और जिस तरीके का वहाँ का प्रशासन लोगों को बोल रहा है, अगर 92 है ऑक्सीजन तब लेकर आइए। हाँ, इसी बात का तो अफसोस है कि जिसको जो मर्जी है नियम बना रहा है। राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे ब्यूरोक्रेट्स जो डीएम और ये सारे मैनेज कर रहे हैं, इनके स्तर पे अपने हिसाब से नीति बनाते हैं। नीति जो बनाते हैं वो लगाते भी हैं डिक्टेटरशिप के तहत। और उसके बाद सबसे खराब बात जो है, उस पॉलिसी का आउटकम क्या रहा, इसको हिंदुस्तान में कोई असेस नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी फेल हुई, जैसे लॉकडाउन एक्सटेंशन से फायदा नहीं हुआ, तो इसकी एनालिसिस होनी चाहिए थी और इसको पेपर, जिसको हम कहते हैं रिसर्च पेपर, पब्लिश होना चाहिए था कि इंडिया में लॉकडाउन का फायदा हुआ या नहीं हुआ। सिमिलरली इस तरह की जितनी चीजें हैं डिसीजन ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एडहॉकिज्म और इम्पल्सिव डिसीजन, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर करते रहेंगे, हम चूसते रहेंगे। और अभी बिल्कुल एज पे हम खड़े हैं, भारत देश हमारा एज पे खड़ा है। थोड़ी सी इधर उधर हुई तो जो विकराल रूप आज दिख रहा है, इससे कई गुना ज्यादा विकराल रूप हो सकता है। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जिस तरीके से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया में अभी जो वायरस आया वो वायरस का कॉम्बो है। हर जगह से जो वायरस आया उसका एक कॉम्बो इंडिया के अंदर बन गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पहला जो वेरिएंट, अगर हम बात करें, भारत में बना हो ये म्यूटेंट, और ये दूसरे देशों में भी जा सकता है। बिल्कुल संभावना है। जितना समय आप वायरस को देंगे, वायरस की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो अपना म्यूटेशन करेगा। म्यूटेशन मतलब है उसके मूल रूप संरचना में बदलाव। जितना लंबा समय इसको चेन तोड़ने में लगाएंगे, वायरस म्यूटेट होता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो इस बार आया है, इसमें बेहतर म्यूटेशन, फेवरेबल म्यूटेशन कम हो रहे हैं, घातक म्यूटेशन ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें आपने सुना होगा डबल म्यूटेंट। और अब बंगाल वर्जन आ गया जिसका नाम है ट्रिपल म्यूटेंट, 3 जगह पे म्यूटेशन है। और एक AP आंध्र प्रदेश वेरिएंट करके एक अभी वायरस है जिसका जेनोमिक सीक्वेंस चल रहा है, वो भी माना जा रहा है ज्यादा लीथल है। तो ये जिस तरह से मिक्स स्ट्रेन इंडिया में है, एक तो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्ट्रेन जा रहे हैं, फिर इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भी स्ट्रेन जाएगा। तो आपने सुना भी होगा कई कंट्री, उदाहरण के तौर पर मैं छोटे कंट्री की बात करूं, भूटान और नेपाल जैसे देश ने भी इंडिया से लोगों का आना मना कर दिया है, बैन किया हुआ है। कारण यही है। सर, इस बीच में एक खबर मैंने सोशल मीडिया में पढ़ी थी, एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। एक कैंसर पीड़िता है जिसका नाम ट्विंकल है, और कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी वो कोविड पेशेंट की मदद करें, गाड़ी चलाकर एम्बुलेंस के द्वारा लोगों को इधर से उधर, हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल ले जा रही है। ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे ट्विंकल? क्योंकि एक को कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी उसने अपना जज्बा नहीं छोड़ा है। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट और इस देश का नागरिक होते हुए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जिनके अंदर ये जज्बा है। उनकी संवेदनशीलता आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लाइफ देखी, कैंसर से लोग समझते थे मौत, उन्होंने उसको पछाड़ा, जीते। और उनके अंदर एक जज्बा है कि कोई बिना इलाज या बेसिक व्यवस्था के किसी की जान ना चली जाए, लेकिन एक इंसान जितनी कोशिश कर सकता है कर रही हैं, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी की मदद करनी चाहिए, अभी विकट परिस्थिति है।
डॉक्टर अंशुमन, इंडियाज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई कॉल मेरे पास आ रहे थे आज, क्योंकि जब उन्होंने चैनल में आपका प्रोग्राम देखा कि आपके कैंसर से जुड़े मुद्दों को उठाइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट को कैसे रख रखाव करें या किस तरीके से करें। सर्जरी के लिए जाते हैं लेकिन पता चलता है कि वो कोविड पेशेंट हो गया। आपने बहुत सारी बातों का यहाँ पर जवाब दिया उनको। आगे भी हम ऐसे कुछ सवाल लेकर आपके पास आते रहेंगे, और जिस तरीके से ये दौर अभी है, हर लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है, खासकर वो पेशेंट जो ऑलरेडी बीमार हैं, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो। ऐसे डॉक्टर्स जो किसी का हौसला बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आप इलाज करते हैं एक डॉक्टर के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, आप जिस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, वो हमने देखा है। आगे भी हम आपसे इस विषय में बात करते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, लोगों के सवाल आप तक लेकर आएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही इंडिया 18 के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।